देखो सबसे पहले इसमें देख लो कि क्या क्या हमको करना है। ये है तुम्हारा वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। फर्स्ट में हमको पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वर्क, ठीक है। सेकंड में पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड में पढ़ना है स्प्रिंग फोर्स, एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद में पढ़ना है पावर, उसके बाद में पढ़ना है कोलिजन। इतना ही टॉपिक पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी इसी में आता है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में स्प्रिंग फोर्स, और ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और पावर और कोलिजन, ठीक है। कॉपी पे नोट कर लिया करो, ठीक है। बुकलेट में सब कुछ है, लेकिन कॉपी पे नोट कर लिया करो। बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा, सब कुछ करा दिया हूँ जस्ट। यही टॉपिक मैं करूंगा, तो आज मैं इतना टॉपिक कवर करूंगा, इतना। एक कोलिजन, कोलिजन अपने आप में एक चैप्टर है, कोलिजन अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। तो ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक है, ये सब कवर कर दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में कल कल इसको मैं कवर करूंगा, कोलिजन। तब तो छुट्टियां है ना, वीएनसी है। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो, इसमें है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो इस केस में ये फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, दैट मीन्स एफ डी कॉस थीटा। इसमें क्या है, जैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में डी, और फोर्स ऐसे हैं, और दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है। तो एफ क्या है, फोर्स है, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन ये है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा लेस देन 90 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। थीटा लेस देन 90 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, यानी कि थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 180 और ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा निगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लो कि जैसे कोई ब्लॉक है, इस पे फोर्स हमने लगाया ऐसे, इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, mg ऐसे लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सपोज करो कि ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्योंकि फोर्स भी ऐसे और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा, होगा ना। फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन बाई एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। क्यों,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है। वर्क डन बाई नॉर्मल ऑफ फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। अब इस केस में ये चीज़ है कि सी में है वर्क डन 0 कब होगा? जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए? 90 हो जाए। एक और कंडीशन है एफ 0 हो जाए बट डी क्या हो? 0 नहीं हो। और थर्ड कंडीशन है एफ 0 नहीं हो लेकिन डी 0 हो जाए। सबका एक एक एग्जाम्पल बताओ। थीटा 90 वाला नॉर्मल एम जी। इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो दोनों के बीच में कितना है? 90। तो इस केस में 0 होगा। जैसे फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मान लो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में भी वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा। जैसे फोर्स 0 नहीं हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो, जैसे इस पर हमने फोर्स लगाया तो इस वाल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा? 0 हो गया, फोर्स है तो उस केस में 0 हो जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। चलो अब इसके क्वेश्चन हम करते हैं। पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है वो देखो। अच्छा ये बताओ, इस बुकलेट को मैं ऐसे ले जा रहा हूं तो मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा? चलो तुम लोग पहले अपने देखो बुक, इसका पेज नंबर देखो। हाँ, पेज नंबर 3 देखो। जैसे अब देखो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे ले जाना है तो फोर्स कैसे मुझे लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। तुम लोग खुद अपने से करके देखो। इसको ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है, तो फोर्स हमको ऊपर की ओर ले जाना होता है। जैसे कुली क्या करता है? अपने सर पे लगेज रख के ऐसे चलता है, तो कुली इस लगेज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाता है? और चलता कैसे है? ऐसे है। तो उस लगेज पे फोर्स क्या है? ऊपर की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाई कुली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रही हो? हाँ, तो चलो इसमें देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। ए पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट by applying a force 10 Newton. He moves a horizontal distance 5 meter and then climb up a vertical distance 10 meter. यानी कि इसमें ए गिवन है, पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन गिवन है कि वो पर्सन कुछ ऐसे गया और फिर कुछ ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बकेट होगा तो उस पर फोर्स वो कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? ऐसे होगा। समझ रहे हो ना? और पर्सन क्या किया? ऐसे, जैसे इसको ऐसे उठाया और ऐसे ले गया, फिर उसके बाद में ऐसे ले जा रहा है। तो फर्स्ट केस में जैसे मान लो कि ए टू बी में देखो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो इसके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90। और इसमें फोर्स हमारा ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे होगा, तो बी टू सी में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा? 0। समझ रहे हो? चलो इसमें से देखो, अभी मैं बताता हूं। तो चलो तुम लोग खुद निकालो। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी। तो इस केस में एफ डी कॉस कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टली ले जाएगा तो कुछ फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा और ऐसे ले जा रहा है, तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। और इस केस में हो जाएगा एफ डी कॉस 0। ठीक है, तो ये सब देखो कि क्या क्या गिवन है। तो दिया हुआ है 10 न्यूटन, मूव हॉरिजॉन्टल 5 मीटर। जैसे ए डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर है और ए है तुम्हारा 10 न्यूटन और ए डिस्टेंस है तुम्हारा 10 मीटर। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा और एफ 10 इंटू 10 और ये तो 1 ही होता है, तो कितना हो जाएगा? 100। यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा।
ठीक है, समझ गए। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन गिवन है वो देखो। चलो इसको उसी में पेज में कर लो। वर्क का फॉर्मूला यही होता है एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा। क्या? हाँ, पेज 4 पे। अभी पहले इसको कर लो। अच्छा, ये बताओ कि जैसे मान लो कि कार में ब्रेक लगाया जाता है तो कार क्या होता है, रोड पे स्कीड करता है। तो जब कार स्कीड करेगा तो कार पे रोड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? अगर स्लिप कर रहा है ऐसे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, ये बताओ कार रोड पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? आगे की तरफ। समझ रहे हो ना? तो देखो कितना टाइम हुआ है। डेली तो नहीं बोलती रहती हो। वर्क एनर्जी का रिवीजन करा दे रहा हूँ। ये वर्क एनर्जी ही आ रहा है ना? हाँ, तो वर्क एनर्जी का रिवीजन करा दे रहा हूँ। क्या लेट हो गई? अच्छा, कोई बात नहीं, रिवीजन में करा दे रहा हूँ। चलो पेज नंबर खोलो 3 और ये क्वेश्चन देखो। देखो वर्क क्या ही होता है, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है? ए डी है और ए एफ है, तो एंगल बिटवीन एफ एंड डी कॉस थीटा होता है। ठीक है, देखो एक पर्सन, देखो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये देखो ऐसे, जैसे इस बुक को अगर ऐसे ले जाना है तो इस पे फोर्स मुझे किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? ऐसे ले जाना है, बताओ, करके बताओ। तो करके फोर्स पहले दिखाओ ठीक से। एक्सपीरियंस, हाँ थोड़ा करके ऐसे करो तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ रहा है तुमको? ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा या इस टाइप? तो उसमें स्लाइटली फोर्स लगाएंगे हम, फोर्स मेनली ऊपर की ओर लगाएंगे। अच्छा, ये बताओ जब कुली अपने सर पे लगेज रख के जाता है तो कुली उस लगेज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है? ऊपर की ओर लगाता है। और जाता कैसे है? ऐसे। तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो इसमें कहा जा रहा है एक पर्सन जो है बाकेट को ऐसे पकड़ के पहले हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो अगर बाकेट को ऐसे ले जाना है तो हम तो फोर्स ऊपर की ओर लगाएंगे। तो इसमें फोर्स ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऐसे की ओर। फिर वो ऊपर लेके चढ़ता है 10 मीटर। तो इस केस में जैसे अगर इसको ऊपर लेके जाना हो तो फोर्स भी हम इसी डायरेक्शन में लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। तो हमने वर्क डन निकाला ए टू बी टू सी। तो इसमें दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। इसमें कितना है? 0 है, पुट कर दिया, 100 आ गया। चलो जल्दी नोट करो इसको। चलो ये करो, पेज नंबर 4 पे जो करो। कितना है आंसर? अच्छा, अभी मैं देखता हूँ। सेकंड में है ए साइक्लिस्ट कम टू ए स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन and directly opposed the motion. How much work does the road on the cycle and how much work does cycle on the road? अच्छा, सेकंड केस में 0 क्यों होगा? रोड की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, जैसे समझ रहे हो ना, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल पे मान लो कि ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाएंगे तो साइकिल क्या करेगा? स्कीड करेगा। तो स्कीड करेगा तो उस केस में क्या होगा? जैसे साइकिल स्कीड कर रहा है तो साइकिल पे रोड क्या करेगा? पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स।
और साइकिल रोड पे आगे की तरफ लगाएगा। जैसे ये देखो, जैसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, अगर इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ तो हमारे इस हैंड पे, ये हैंड किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये हाथ इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो लेकिन साइकिल तो स्लिप कर रहा है इसलिए, और रोड तो स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट करो। जैसे मान लो ये साइकिल है, ये साइकिल है, इसका स्पीड इस डायरेक्शन में कितना है? अच्छा, स्पीड नहीं दे रखा है, ये स्कीड कर रहा है। तो स्कीड कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ के इक्वल टू 200 न्यूटन। और कितना डिस्टेंस से स्कीड किया? अच्छा, एक बार मुझे पढ़ लेने दो क्वेश्चन को। दिया है 10 मीटर इतना, ठीक है। और यहाँ से ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कुछ स्पीड रहा होगा u इक्वल टू समथिंग, और यहाँ पे आके वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और ये कितना मीटर, 10 मीटर स्कीड किया। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? देखो, फोर्स लग रहा है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। तो कितना लिखेंगे? एफ के इंटू डी कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है? तो माइनस एफ के इंटू कितना हो जाएगा? डी, और एफ के गिवन है 200 और डी गिवन है तुम्हारा 10, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2000 जूल। और ए तो ये पार्ट में हो गया, और बी पार्ट में वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ डॉट डी इसमें भी लिखेंगे, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेस रोड तो डिस्प्लेस नहीं होगा, समझ रहे हो? समझ गए ना? तो चलो करो उसको। अब नेक्स्ट है वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अभी हमने क्या लिखा है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अब लिखो वर्क डन in terms of rectangular component। जैसे मान लो कि एफ इक्वल टू हो जाए F1 या एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डी इक्वल टू हो जाए डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ डॉट डी। तो इसमें हम क्या करते हैं? एफ एक्स डी एक्स। देखो हम क्या कर डॉट में क्या करते हैं? आई को आई से करते हैं, जे को जे से करते हैं, के को के करते हैं, और आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, और के डॉट के इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस एफ वाई इंटू डी वाई हो जाएगा प्लस एफ जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तुम लोग खुद करके बता दो। चलो ये करके बताओ, पेज नंबर जो 5 पे है वो करके बताओ। देखो एफ इक्वल टू है आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 कैप,
और डिस्प्लेसमेंट एस लिया हुआ है, वो गिवन है 3 i कैप, जे नहीं गिवन है तो 0 जे कैप लिख लो और के कैप लिख दो और फिर कट पुट कर दो। कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल है। आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप ऐसे गिवन है। और डिस्प्लेसमेंट लिख लो, ये कितना गिवन है 6 i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 9 के कैप। और वर्क डन का लिख दो, 6 इंटू 1 तो 6, 5 इंटू 0 तो 0 प्लस 7 इंटू 9 63। तो कितना हो जाएगा वर्क डन 69 जूल। बस उसके बाद में वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो हमने बताया था कि वर्क डन बाई, अभी क्या था वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, और उसके बाद मैंने बताया था वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स जैसे मैंने लिख दिया F इक्वल टू 10 न्यूटन, ये क्या है कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। और F इक्वल टू हमने ऐसे लिख दिया 2 प्लस 3x न्यूटन, ये बताओ वेरिएबल है? क्यों वेरिएबल है? x आ गया, x की अगर डिफरेंट वैल्यू हम पुट करेंगे तो f की क्या होगा डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा, तो इसको हम वेरिएबल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लिखते हैं एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो x1 से लेकर x2 तक, या तो ऐसे करते हैं और नहीं तो एक सेकेंड है, जैसे मान लो कि ग्राफ गिवन हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, मान लो कि ग्राफ गिवन हो, किसी टाइप का ऐसे ग्राफ गिवन हो और हमको निकालना हो कि x1 से लेकर x2 तक वर्क डन निकालना है। जैसे टाइम गिवन है, इसमें गिवन है x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक निकालना है, तो ये मान लो कि x1 है x2 है, तो इसका एरिया निकाल दो। एरिया ए हो गया, तो एरिया ए, ठीक है। तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का दो फार्मूला हो गया। अगर फोर्स गिवन हो तो ए फार्मूला लगाएंगे, अगर ग्राफ गिवन हो तो हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो गिवन है यहाँ पे देखो, और इस पे चलो क्वेश्चन करके बताओ। पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9। पहले पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चन है उसको करके बताओ। पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चन है उसको करके बताओ। ए गिवन है पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 to 5, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है इसको 0 to 5, और एफ गिवन है तो वर्क डन निकालना है। चलो करके बताओ। एफ डी एक्स कर दो, एफ की वैल्यू गिवन है उसमें पुट करके उसको इंटीग्रेट कर दो 0 to 5। हाँ ठीक है करो, और यहाँ पे डी एक्स लिखो, डी एक्स देखो डी एक्स लिखा हूँ, ब्रैकेट दो उसको, ब्रैकेट में लिखो और डी एक्स लिखो, करो इंटीग्रेट इसको। क्या मैं देख के बताता हूँ, इसका आंसर है 135, 135।
और देखो कैसे करेंगे, तो वर्क डन का भी हमने फॉर्मूला लिखा है एफ डी एक्स, जैसे x1 टू x2, ठीक है। f कितना मैंने बताना, 7 माइनस टू एक्स 3x², ठीक है। इसको कर दो, इसे यहाँ पे लिख दिया dx, और इंटीग्रेशन करना है 0 टू 5। अब बताओ 7 का इंटीग्रेशन कितना होता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या करता हूँ उसमें x से मल्टीप्लाई कर दो या t से मल्टीप्लाई कर दो, t के रेस्पेक्ट में करना है तो। और वो कैसे, जैसे मान लो कि 7 का निकालना है dx, तो इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन 7x⁻0 लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने क्या बताया था, x⁻n का इंटीग्रेशन कितना होता है, पावर में 1 ऐड करो और उतना ही नीचे लिख दो, यही होता है, ठीक है। तो इसमें तुम क्या लिखोगे, 7x⁻0 + 1 और इतना ही लिख देंगे, 0 प्लस बस इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7x, और ये 2x का कितना हो जाएगा, 2x²/2, पावर 1 है, पावर में 1 ऐड करेंगे उतना ही नीचे करेंगे, और यहाँ पे कितना करेंगे 3x³ और इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब 0 टू 5 कर देते हैं, तो इससे इसको कट कर दो, इससे कट कर दो, और कर दो 7 × 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, और इसको करने के बाद में माइनस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग 135 वर्क डन इतना जूल हो जाएगा। इसको सोल्व करो। अच्छा उसके बाद में उसके बाद में ये करो, क्वेश्चन नंबर जो पेज नंबर है 7 पे, तो इसमें कहाँ से देखो, इसमें ए बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स वेरिंग इन द मैग्नीट्यूड एज शोन इन फिगर, ऑब्टेन वर्क डन, फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो बताओ किसमें कैसे निकालेंगे हम, एरिया निकाल देंगे। तो देखो ए से पी एक रेक्टेंगल बनाओ, उसका एरिया निकालो, प्लस चलो इसका निकालो, तो सबका एरिया कैसे निकालेंगे, उसके बाद में 8 करो, अगर 7 कर ली तो 8 कर लो। ये कर लिए, 7th कर लिए, पेज नंबर 7 पे जो है वो एरिया निकालो। इसमें कुछ ऐसे गिवन है, इसी का एरिया निकालना है, यानी कि इस सब का एरिया निकाल दो। कितना है इसका आंसर, 22.5। देखो ए एरिया सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ए एरिया क्या होगा, निगेटिव होगा। तो करो,
तो पहले इस रेक्टेंगल का एरिया ले लो प्लस इस ट्रायंगल का एरिया ले लो प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया ले लो प्लस इस ट्रायंगल का एरिया ले लो माइनस इस ट्रायंगल का एरिया कर दो। तो देखो इसका मान लो कि एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है और इसका एरिया A5 है। तो इसका एरिया क्या होगा? निगेटिव होगा। तो वर्क डन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 माइनस क्या कर देंगे? A5 कर देंगे। हाँ तो वही माइनस करेंगे, वर्क डन यहाँ पे निगेटिव होगा। ठीक है, क्यों निगेटिव होगा? फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा। A1 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1। A3 कितना होगा? हाफ बेस 1 और हाइट कितना है? 5। ठीक है, फिर A4 कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा? 1 और हाइट कितना हो जाएगा? 15 और माइनस A5 कितना हो जाएगा? हाफ बेस 1 और ये कितना है तुम्हारा? 15। तो ये यहाँ पे नीचे 15 गिवन है। अब इसको सोल्व कर दो तो वर्क डन आफ्टर सोल्विंग कितना आ रहा है? 22.5 जूल हो जाएगा। उसके बाद में पेज नंबर 1 करके बताओ। करके देख लो, एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में पेज नंबर 8 पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ठीक ठाक है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। क्या लास्ट लाइन दिया हुआ है? एनसीईआरटी की एग्जांपल है, मैं ऑलरेडी कराया भी हूँ, याद होगा कि एक ट्रक है, एक बक्सा है जिसको कोई लेडी है पुल कर रही है, वो 50 मीटर के बाद में ट्रायड हो जाती है, कुछ ऐसे। देखो इसमें दिया हुआ है, वुमेन पुशेस ए ट्रक ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज ए रफ सरफेस, शी सप्लाइड ए फोर्स 100 न्यूटन ओवर डिस्टेंस 10 मीटर। Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduced linearly with 50 Newton. The total distance by which the truck has been moved is 20 meter. Plot a force applied by the woman and frictional force which is 50 Newton. Calculate work done by the two forces over 20 meter. देखो पहले वुमेन के फोर्स में निकालता हूँ कि वो कैसे अप्लाई कर रही है। देखो ऐसे है, ठीक है, ये मान लो कि कितना है? 100 है, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, ठीक है। और ये है तुम्हारा 50 न्यूटन, ये है तुम्हारा 10 मीटर और ये डी है और ये है तुम्हारा कितना? 20 मीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहले वो 10 मीटर तक कांस्टेंट फोर्स लगा रही है, कितना? 100 न्यूटन। तो इसको हमने ऐसे कर दिया। उसके बाद में फोर्स क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और फोर्स रिड्यूस होते होते 20 मीटर तक कितना हो जाता है? 50। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा और यहाँ से फोर्स रिड्यूस होते होते 50 हो गया। ठीक है, तो वर्क डन बाई वुमेन निकालना है, तो इसका एरिया से ही निकल जाएगा। एरिया से यहाँ तो कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ फोर्स वेरिएबल है, तो इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो। तो मान लो कि इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। 50 लिखा हूँ, 50 न्यूटन। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 50 न्यूटन है। तो ये बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स भी वेरी करेगा।
फ्रिक्शनल फोर्स तो वेरी नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स पे, और नॉर्मल फोर्स तो सेम रहेगा। 1750 अच्छा पहले करो, उसके बाद में मैं देखता हूँ। वर्क 1750 है और वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स -1000 है। और फ्रिक्शनल फोर्स को अगर दिखाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे दिखा देंगे, और वो तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा चलो पहले ये निकालो, पहले ये निकालो। वर्क डन कितना हो जाएगा, A1 + A2। अच्छा देखो, तो इसमें क्या करो, अब जैसे एक रेक्टेंगल ले लो, फिर इसमें एक ट्रायंगल ले लो, और फिर एक रेक्टेंगल ले लो। इसका एरिया A2 है और इसका एरिया मान लो कि A3 है, तो A2 और A3 हो जाएगा। A1 कितना हो जाएगा, 100 × 10, 100 × कितना हो जाएगा 10। A2 कितना हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा 50 × 10, 50 × 10। और A3 कितना हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो जाएगा 10, और हाइट कितना हो जाएगा 50। तो अब इसको करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1000, ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा कितना 250। तो वर्क डन कितना हो जाएगा 1750 जूल। ये क्या है, वर्क डन बाई ओमेन। और वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, -Fk इंटू कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, -Fk इंटू डी हो जाएगा ना। तो ये तो कांस्टेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स गिवन है 50, तो कितना लिखेंगे -50, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स -1000 जूल। और वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स तो निगेटिव होता ही है, क्योंकि वो ऑलवेज मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अच्छा उसके बाद में आता है काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, तो चलो तुम बनाइए लिए हो, तो फिर नोट क्या कर रहे हो, तो जल्दी नोट करो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम mv। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, अच्छा चलो ठीक है, चलो नोट कर लिए। देखो काइनेटिक एनर्जी तो K = होता है ½ mv², और एक होता है लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम उसको डिनोट करते हैं P से, और P = होता है m/v। m मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। तो अब दोनों में रिलेशन निकालना है, तो ऐसे मैं निकालता हूँ कि अब ये है रिलेशन बिटवीन K एंड P, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी
इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम कर देते हैं 2m, और एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लो, ठीक है। और यहाँ p इक्वल टू एम भी है तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो k इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2m। तो इस रिलेशन को याद रखना है, k इक्वल टू एम स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर अपॉन में 2m। कुछ नहीं किया, सिंपल है। हमने क्या किया, इसमें एम वी स्क्वायर है तो इसमें m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया अपॉन में 2m हो गया, और p इक्वल टू एम भी होता है तो पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे हमने पी स्क्वायर पुट कर दिया, आ गया। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ। वर्क डन बाई रिजल्टेंट फोर्स, तुम बताओ। और भी तो लिखाया था, सम ऑफ ऑल सम ऑफ वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो कि किसी बॉडी पे मान लो कि एन फोर्स लग रहा है, तो या तो उसका रिजल्टेंट निकालो, या नहीं तो सबका इंडिविजुअल करो, ठीक है। तो लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा चलो ठीक है, तो इसको प्रूव करके बता दो, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूव करके बता दो, करके बताओ। तो बस यही यही है वर्क, एक प्रूविंग आता है स्कूल के पेपरों में, आया था क्या, रट लेंगे नहीं, समझ के करो, फिजिक्स में रटा नहीं जाता है, रटा हुआ चीज़ काम नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा रट लोगी, फिर थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर दिया, बस फिर गए, इसलिए समझ के किया करो, ठीक है। तो लिख लो वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, कॉपी पे लिखो, उस पे नहीं, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, पहले हेडिंग दो वर्क एनर्जी थ्योरम। और इसमें दो ही डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, एक ए और एक कोलिजन, क्या, और कोलिजन, कोलिजन का नहीं है, इलास्टिक कोलिजन। तो मैंने बताया था कि दो इक्वेशन लिखो अगर दिक्कत हो रहा है, क्या, हाँ परफेक्टली इलास्टिक वाला। तो क्या करो कि तुम इक्वेशन दो लिख दो, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और लिख दो बाय सॉल्विंग दिस इक्वल टू दिस। वो जो आपने लंबा सा डेरिवेशन कराया, हाँ हाँ, तो अगर उसमें दिक्कत हो रहा है तो दो इक्वेशन जरूर लिखो, और लिखो अब सॉल्विंग दिस एंड दिस दिस। लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, लिख लिए, लिखो वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस मीन्स देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे है, इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इधर एफ लग रहा है, इधर एम जी लग रहा है, और इधर लग रहा है मान लो कि एफ के लग रहा है, ठीक है। इसका मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी है u, और जब यहाँ पे आता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है v, सब कुछ लग रहा है नॉर्मल फोर्स एफ एम जी, और इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ के, और 8 कितना डिस्टेंस कवर किया d। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इसमें हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स। और इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या, हाँ तो ऐसा ही लिख दो या ये लिख दो,
क्या लिखा है इसमें, 4 फोर्सेस है, तो सम ऑफ वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस इक्वल टू क्या? हाँ नहीं, डिराइव नहीं है, अभी मैं करके बताऊंगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो चलो इसको मैं हटाता हूँ। और डेरिवेशन भी कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। अच्छा देखो, यहाँ पे स्पीड कितने, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, u है, और वहाँ पे v, तो इस पर कुछ फोर्स तो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तब तो इसका स्पीड चेंज हो रहा है। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख दे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a s लिख सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू एस कर दिया। इसमें हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। अच्छा, अगर m से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी किसी क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम ए इंटू एस कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम एफ इक्वल टू कितना होता है, एम ए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ है, और ये कितना हो जाएगा, एस, और ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई रिजल्टेंट फोर्स। बस यही डेरिवेशन है, और यही स्कूल के पेपरों में आता है 3 नंबर में। वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हारे भी पेपर में आया था। कुछ नहीं है इसमें, क्या चीज़ है, कुछ क्या क्या, हाँ तो एक ये वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स है, और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, दोनों के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम में है, दोनों के लिए प्रूव्ड है। क्या ये करो, एनसीईआरटी में एक गिवन है ऐसे, वो भी मैं बता देता हूँ कि वर्क डन वेरिएबल फोर्स, ऐसे एनसीईआरटी में यही गिवन है, यही लिख के आना है। कुछ क्या दिक्कत है इसमें, कुछ तो नहीं, हमने ये सब लिख लेना, यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाई एम। एफ एस एफ के, एफ आर नहीं है, एफ के, वहां भी है एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बताओ, एफ के, और स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। तो चलो ये क्वेश्चन करो, पेज नंबर 14 पे जो क्वेश्चन गिवन है उसको करके बता दो। एफ इक्वल टू ए में जानते ही हो, एफ इक्वल टू ए में अब इसमें 3-4 क्वेश्चन करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी तुम लोग करो। पेज नंबर 14। ये गिवन है पेज नंबर 14 में, ए बुलेट वेइंग 10 ग्राम इज फायर्ड विथ वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू ए मड वॉल 1 मीटर थिक, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज टू 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाई द मड।
तो या तो इसको बना, इसको फॉर्मूला लगा दो, करो थोड़ा माइंड लगाओ, या एफ इक्वल टू एम ए भी जानते हो रे, तुम इसका निकाल लो कि कितना इसका एक्सेलरेशन होगा और एफ इक्वल टू एम ए कर दो। तो माइनस में आएगा ना? एकदम रेजिस्टिव फोर्स है तो माइनस में ही आएगा। जैसे मान लो कि मड वाल है और ये 1 मीटर है, एक बुलेट ऐसे आता है और इसका स्पीड होता है 800 मीटर पर सेकेंड, और जब इसको पास करता है तो इसका स्पीड हो जाता है कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा u हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा v हो गया, और डिस्टेंस गिवन है तो v स्क्वायर u स्क्वायर टू ए, इसका फॉर्मूला लगा दो, a निकाल दो और ये आ जाएगा तो f इक्वल टू ए में कर दो। अच्छा, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जब वो यहाँ पे होगा, जब ये बुलेट होगा तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ। जब यहाँ पे बुलेट होगा ऐसे जा रहा होगा तो ये मड वाल किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पीछे की ओर लगाएगा, तब तो इसका स्पीड डिक्रीज करेगा। अगर आगे की ओर लगाता तो इसका स्पीड क्या होता है, 800 से ज़्यादा होता है। एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना फोर्स लगेगा यहाँ से यहाँ तक, तो एक्सेलरेशन निकाल लो और अच्छा देखो, तो इसमें एक फार्मूला लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि वी स्क्वायर यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर कर दो, इनिशियल कितना है 800, तो 800 का स्क्वायर कर दो अपॉन में 2, और डिस्टेंस कितना है 1 है। पहले इसको सोल्व करो। मेरा तो 315,000 माइनस। अच्छा चलो पहले इतना इसमें समझ रहे हो कि मैंने क्या किया, हाँ तो करो इसको। तो ये 10⁴ कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 64 हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ भी डबल जीरो है, यहाँ भी डबल जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमने कॉमन ले लिया तो इसमें कितना या कैलकुलेटर है तुम डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर दो, अपॉन में कर दो 2, अभी बताओ कितना आ रहा है, -3 -315 और 2 से डिवाइड करने के बाद इतना आ गया। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको निकालना है क्या, इस पे फोर्स, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, मास गिवन है। तो मास कितना गिवन है 10 ग्राम, तो उसको केजी में करो, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा -3, और एक्सेलरेशन इतना गिवन है 315 इंटू 10 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको कट पिट कर दो तो जो आएगा वही, इससे 10 से इसको हटा दो तो कितना हो जाएगा 31500, इतना न्यूटन लगेगा। क्या वो तो बताएंगे, 3 जीरो आएंगे तो ये तुम ही लोग कैलकुलेशन करके बता रहे हो, तो इसको कट कर दो, 3150 न्यूटन। दूसरा मेथड वर्क एनर्जी ड्राइव किया था, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एस, एस से डिवाइड कर दो, करे उसे या ठीक है ये भी, यही ठीक है या ये जी है, नहीं तो दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि हाफ एम वी स्क्वायर
हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू अभी लिखाया था ना एफ इंटू एस, यही लिखाया था। तो ये सब तुम निकाल दो और एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, सब कुछ गिवन है जो फिगर अभी मैंने ड्रॉ किया था, और माइनस हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन में एस, और एस कितना है 1 मीटर है क्या, हाँ तो है ना ये 1 मीटर, 1 मीटर गिवन है, करो। क्या, तो अब डिफरेंट मेथड से है तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये करो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 15 पे जो है वो करो, सेम क्वेश्चन यही है। इसमें गिवन है, इन ए बैलिस्टिक डेमोस्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। द बुलेट इमर्जेज विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइंड द इमर्जेंट स्पीड बताना है। तो कुछ भी नहीं, ये भी सिंपल है कि जैसे एक पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, यहाँ से ये पेज नंबर है तुम्हारा, एक बुलेट यहाँ पे इसका स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये प्लाईवुड है, इसका थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और जब बुलेट यहाँ पे इमर्ज्ड हो रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। और देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ, इसका मास मान लो कि एम है और इसका स्पीड यू है, तो हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले ऐसे है, ऐसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि मान लो कि इसका स्पीड है यहाँ पे, इसने हिट किया 200 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे इमर्ज्ड हुआ वी स्पीड से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 10%, तो ऐसे ही लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10%। तो फिर ऐसे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ, मास कितना है 50 ग्राम, तो 50 इंटू 10⁻³ और वी स्क्वायर तो 200 इंटू 200, तो 1 2 और 3, इस 3 को कट कर दो, इस 2 से इस 2 को कट कर दो, इस पॉइंट से इस 0 को कट कर दो, तो बताओ कितना आएगा ये, 5 इंटू 20 100 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फाइनल आंसर अभी मैं देखता हूँ। फाइनल आंसर है 63.2। अच्छा ठीक है, अब हमको वेलोसिटी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ऐसे कर दो, अब इसको 100 निकाल के भी निकाल दो, मास तो गिवन नहीं है, हाँ √4000 इतना ही है। अब चलो इसके बाद में वेलोसिटी तुम लोग खुद निकाल के बताओ।
आफ्टर सॉल्विंग भी कितना आता है 63.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको तुम लोग सोल्व कर लो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कर दो 25, इसको हटा दो, और इसको इससे कर दो तो 4 हो जाएगा। ये 3 थिकनेस की क्या जरूरत है इससे? कोई ज़रूरी नहीं है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 4000 और इतना आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 15 हो गया। अब 13, उसके बाद में ये सब तुम लोग घर से ट्राई करके रखोगे, ठीक है। इसके बाद में जो भी क्वेश्चन है सब तुम लोग को घर से ट्राई करके रखना है। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी, पेज नंबर 22। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कुछ बताओ बताओ। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। तो इसमें गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वही मैं डिफिनीशन लिखाया हूँ जो समझाया। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ऑफ ए सिस्टम और ए सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी पोसेस्ड बाई बॉडी ड्यू टू पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस। तुम लोग को डिफिनीशन याद नहीं करना है, डिफिनीशन नहीं आएगा। तुम लोग को ये चीज़ याद रखना है कि जैसे ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यू हो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अर्थ सरफेस पे हम किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना लेते हैं, 0। यहाँ पे मास अगर m रखा हुआ है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अगर इसी मास को अर्थ सरफेस से एबोव एच हाइट पे रख दें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो U1 कर दो तो ये कितना हो जाएगा mgh। बस याद रखना है कि बॉडी को हमने अर्थ सरफेस से कितना हाइट पे रखा हुआ है, एच हाइट पे रखा हुआ है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh। अगर इस बॉडी को हमने अर्थ सरफेस से एच हाइट बिलो रखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो, h1। तो इसका U2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -mgh1 हो जाएगा ऐसे। बस ये याद रखना है, ठीक है। ये डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, तुम लोग को ये याद रखना है कि अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेते हैं, अर्थ सरफेस के अबोव हम पोटेंशियल एनर्जी mgh लेते हैं, एच हाइट पे, और बिलो क्या लेते हैं, -mgh लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। ये डिपेंड्स ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन। क्या, अच्छा स्टेट फंक्शन की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो लिखो कंजर्वेटिव फोर्स, ये लिखो, ये पूछा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। और अभी मैं इसको प्रूव्ड करके बताऊंगा कि ये कैसे होता है। कंजर्वेटिव फोर्स लिख लिए, लिखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स work done by conservative force is independent of path, is independent of path, it depends on टाइम लगेगा सर, अभी टाइम लगेगा नीचे पहले 1 घंटा बताया इसने।
क्या लिखे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब क्या होगा, जहां से गए फिर वहीं पे आ गए, इज इक्वल टू 0 बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप इज 0। इन राउंड ट्रिप इज 0। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। एग्जाम्पल लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो नॉन कंजर्वेटिव है। हाँ, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो 12th में पढ़ना है अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 12th में पढ़ना है अभी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, नॉर्मल अप्लाइड फोर्स होता है। अच्छा सुनो, जैसे हमने बताया क्या, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, वो डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m और इसको हम यहाँ पे ले जा रहे हैं h हाइट एबो, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। फोर्स नीचे की ओर लगेगा, mg किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ऊपर, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। जब इसको ले जाएंगे तो फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होगा, इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, -mgh। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है कि एक इस मास को हम ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं इस मास को, जैसे ए बी लगाए, सी लगाए और ये डी लगाए। देखो दोनों का हाइट क्या है, सेम है, तो इसको मान लो कि हम ले लेते हैं h1। तो ए हाइट कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, टोटल हाइट कितना है, h है, तो ए हाइट कितना हो जाएगा, h1। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। हम इस मास को डायरेक्टली ले गए ऊपर, तो वर्क डन कितना होगा, -mgh। कितना हाइट ऊपर गया, h हाइट गया, तो -mgh माइनस क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा और हम ले कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, इसमें देखो हमने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाथ से लेके गए, तो इसमें हम वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखेंगे, वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी प्लस वर्क डन सी टू डी। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसमें बताओ वर्क डन ए टू बी में कितना हो जाएगा। देखो फोर्स तो नीचे लगेगा mg और ले जा रहे हैं ऊपर, दोनों के बीच में 180, तो निगेटिव होगा, तो -mgh1। अच्छा, बीसी में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से एक जगह ऐड नहीं कर रही है। देख रहे हो, जैसे mg तो नीचे की ओर लगेगा, हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ऊपर की ओर, दोनों के बीच में कितना है, 180। अच्छा सुनो, बी टू सी में है, mg कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, और जा कैसे रहा है, ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 90, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन सी डी कितना हो जाएगा, -mgh-h1। ठीक है, तो टोटल वर्क डन, अब इसको सोल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, -mgh1 -mgh प्लस
H1, ये H1 है, तो mgh1, तो A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा mgh विथ नेगेटिव साइन। तो वो तो पाथ पे डिपेंड नहीं किया, इसलिए ग्रेविटे यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रूव हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी नहीं प्रूव करना है कि प्रूव करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसी टाइप से प्रूव करेंगे। क्या ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, लेकिन दोनों तो देखो, ये तो पाथ पे डिपेंड नहीं किया ना। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये जस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे इसको हमने यहाँ पे ले गया, तो इसमें वर्क डन जो आया, इसको टेढ़े मेरे पाथ से ले गया, तो अगर डिपेंड करता तो इस केस में और इस केस में वर्क डन क्या होता है, डिफरेंट होता। समझ में आया? हाँ, तो चलो इसको नोट कर लो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए ना कि ये बुकलेट में गिवन है तो समझ गए। अच्छा, सेकंड हमने लिखाया वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज 0, एक चीज लिखाया। तो चलो सेकंड समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये सब स्कूल के पेपर में आएगा कि प्रूव करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसको इसी टाइप से प्रूव करना है, ठीक है। जैसे अब मान लो कि हमने एम मास को यहाँ से यहाँ ले गए, हमने एम मास को यहाँ से ले गए और फिर इस एम मास को फिर हम यहाँ से यहाँ ला दिए, ठीक है। तो यहाँ से ए टू बी गए और ये फिर बी टू ए आ गए, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ए टू बी कितना हो जाएगा, तो माइनस mgh। अच्छा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बी टू ए कितना हो जाएगा, mgh। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन राउंड ट्रिप दैट इज ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू ए कितना हो जाएगा, माइनस mgh प्लस mgh, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे प्रूव हो गया कि ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। चलो इसको नोट करना है, नोट कर लो, नहीं तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या 30 5 मिनट ब्रेक चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, 5 मिनट ब्रेक ले लो तुम। चलो 5 मिनट का ब्रेक दे दिया। ब्रेक क्या, 2 घंटा तो पढ़े नहीं, तब तो ब्रेक चाहिए। चलो उसके बाद में बस अच्छा चलो एक और टॉपिक लिखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर ऑफ करना पड़ेगा। चलो लिखो कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और ये भी क्वेश्चन आता है पेपरों में, और ये भी तुम्हारे पे क्वेश्चन में आया था, ये भी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखो ये क्या चीज़ है, जैसे मान लो कि एच हाइट पे है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, ठीक है। जब इसको हम छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है और यहाँ पे आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 70 जूल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 30 जूल। यहाँ पे मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 80 जूल। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा। यही प्रूव करके बताना है। क्या, हाँ, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। क्या, तो लिखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी।
अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है तो उसमें क्या होगा, उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। और इस चीज़ को मैं प्रूव करके बता दिया। जैसे अभी वर्क एनर्जी हमने थ्योरम का बताया, वो भी स्कूल के पेपरों में आता है। ये प्रूव करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, ये भी स्कूल के पेपरों में आता है, जिसे 5 में से लेके गया, ये भी प्रूव करने के लिए आ सकता है, ठीक है। और ये भी आता है स्कूल के पेपरों में, सम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया हुआ है। तो जैसे देखो, जैसे एक बॉडी को हमने यहाँ से छोड़ा, ये मान लो कि m है, और यहाँ पे u इक्वल टू 0 है, और ए पॉइंट है तुम्हारा, मान लो कि ए पॉइंट है तुम्हारा b, और ए पॉइंट है तुम्हारा c। मैं तो करा चुका हूँ, तो रिवाइज ही तो करा रहा हूँ। ए बी है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो, और पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यही सब निकालना है। और ए मान लो कि हाइट है तुम्हारा h, ये हाइट h है, और ये हाइट मान लो कुछ भी मान लो, कैपिटल H ले लेते हैं, इसको स्मॉल h ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। तो हमको प्रूव करके बताना है कि ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, यही हमको प्रूव करके बताना है। और ई ए क्या होगा, जैसे ई ए इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए। तो काइनेटिक एनर्जी ए पे तो 0 होगा, जस्ट हमने छोड़ा, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी कैपिटल एच। तो ई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी कैपिटल एच। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, ई बी इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ एम वी बी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम कितना लिख सकते हैं, ये अर्थ सरफेस से कितना हाइट पे है, ये अर्थ सरफेस से कितना हाइट पे है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो हम लिख देंगे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम निकालेंगे वी बी, कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पे पार्टिकल होगा तो इसका वेलोसिटी वी बी होगा, और जब यहाँ पे होगा तो इसका वी सी होगा। वी बी कैसे निकालेंगे, तो ये क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हम लिखेंगे वी बी स्क्वायर इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2g इंटू कितना हाइट नीचे आया, h, ऐसे लिख सकते हैं। तो यू ए कितना है, 0 है, तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2gh। तो हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर हो जाएगा 2gh प्लस एम जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी स्मॉल एच, इसको खोल दो, एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई बी इक्वल टू हो जाएगा एम जी कैपिटल एच। नोट कर लो, तो लिखा हुआ तो है ये, इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है। 5 मिनट का ब्रेक दे दो तुम लोगों को। अच्छा, नीचे क्लास है या नहीं है, तब तो 10 मिनट में मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ दोगे सर आप 10 मिनट में, हैं? 10 मिनट में छोड़ दोगे ना, हाँ वैसे आप सर 10 मिनट में छोड़ दो, तो अगर आप अभी पढ़ा दो। हाँ, 10 मिनट में छोड़ दूंगा बस। अब कल जो है स्प्रिंग फोर्स और कोलिजन करा दूंगा, ठीक है, एकदम। फ्राइडे को टेस्ट, तो सैटरडे को तो क्लास ही नहीं, सैटरडे को भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, वो तो संडे को कोई नहीं आएगा, संडे को कोई नहीं आएगा, सैटरडे से ही बंद रहेगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे कि यानी कि ई ए भी एम जी एच है और ई बी भी कितना है, एम जी एच है,
अब ईसी निकाल के मैं बता देता हूँ। आप तो ब्रेक दे रहे नहीं, अब तो 10 मिनट में हम छोड़ेंगे ही। ईसी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी। तो काइनेटिक एनर्जी सी हो जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही हो जाएगा। तो इसमें भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वी सी स्क्वायर इक्वल टू वी यू ए स्क्वायर प्लस 2g और कैपिटल एच हो जाएगा। देख लो, ए क्या है, ए से बी तक कैपिटल एच है, ठीक है। तो ये तो जीरो है यू ए, तो इसमें वी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी कैपिटल एच, ठीक है। अब इसमें पुट कर दूँ तो ई सी इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर, तो एम आपने 2GH नहीं लिखा, 2g कैपिटल एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m और 2g कैपिटल एच, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी कैपिटल एच। तो ये प्रूव्ड हो गया, ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, प्रूव्ड हो गया, यही है। तो रहने देते हैं, तुम लोग थक गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब आना है यानी कि कल, तो देखो ये सारे क्वेश्चन करके रखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जो छोड़वा दिया पेज नंबर 19, 20, ये सब जो क्वेश्चन है एकदम रखूंगा, इसी का रिवीजन कर। अच्छा अच्छा चलो, कल मैं टाइम डिसाइड करूंगा, ठीक है। ये समझ में आया कि क्या चीज़ है, ठीक है। कल मैं बताऊंगा स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फोर्स और कोलिजन, क्या। हाँ, और कल जो एक क्वेश्चन है, जिस बुकलेट में जो क्वेश्चन है वो सभी को कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। जो मैं छोड़वा दिया हूँ ना कुछ कि हाँ ये सब करके लाना है, उसको कंप्लीट करके लाना है, ठीक है।